जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखा था और इस वीडियो में हम बिहार पुलिस मद्य निषेध प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखेंगे। तो चलिए बिना समय की देरी किए हुए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ से था? ऑप्शन है काशी, वज्जी, श्रावस्ती या फिर मथुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काशी। तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध काशी से था। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? तो वो था सांप। इसको आप लोग याद रखिएगा, उनका चुनाव चिन्ह सांप था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था? ऑप्शन है 18वां, 20वां, 22वां या फिर 24वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22वां अधिवेशन। ये 1906 में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ था। और इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ही कांग्रेस के अपने अधिवेशन में कांग्रेस को ये कहा था कि आप लोग स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित कीजिए, और उसी अधिवेशन में घोषित किया गया था। कौन से अधिवेशन में? 22वें अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना ये किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना, तो ये तो किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। अगर पूछे सिर्फ इंडियन होम रूल लीग की स्थापना, तो ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1901, बी 1903, ऑप्शन सी 1905 या फिर ऑप्शन डी 1907। तो ये किया गया था 1907 में। ये 1907 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ये कलकत्ता में किया गया था। कलकत्ता में किया गया था। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके भाई अवनींद्रनाथ टैगोर और एक थे गगनेंद्रनाथ टैगोर। गगनेंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला, सूची 1 महाजनपद तथा सूची 2 उसकी राजधानी को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। ठीक है, तो कौशल देश की राजधानी क्या थी? तो कौशल देश की राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। ठीक है, अंग की थी चंपा, मत्स्य की थी विराटनगर, और कंबोज था ये हजरा, जिसको राजपुरा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा, देखिए यहाँ पे मिलान करते हैं, ए का 5 नंबर। अब ये देखिए किस में है? ये ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों, अगर आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो इस तरह से आप लोग मिलान कीजिएगा। ठीक है, पहला ये देखिएगा कि अगर कोई डिजिट मैच कर जा रहा है तो क्या वो बाकी ऑप्शन में है। अगर होगा तो फिर आप लोग आगे बढ़िएगा, नहीं होगा तो फिर उसी ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए ए का 5 नंबर ये सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी कहीं में नहीं है। तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आप लोग ऐसे कीजिएगा और यहीं से क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, बाकी आपकी तसल्ली के लिए मैं आगे भी चल के ये जो ऑप्शन है इसको कंफर्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आप लोग, बी का 6 होगा, ये अंग का जो चंपा ये 6 नंबर का है, सी का मत्स्य से ये 4 नंबर है, ये यहाँ पे देखिए, और डी का जो कंबोज है ये इसका जो हजरत 2 नंबर, ये आप लोग देखिए। ठीक है, इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नगर पालिका, ऑप्शन बी पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध से, या फिर डी ऑप्शन डी भ्रष्टाचार से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज व्यवस्था से 11वीं अनुसूची संबंधित है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है इसमें कितने सब्जेक्ट, मतलब इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 29 विषय हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 22, 20, 18 या फिर 17। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 भाषाएं हैं संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? वास्टक, एरिका, मैकमुर्दो या फिर इथियोपिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमुर्दो। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अंटार्कटिका में।
ये अंटार्कटिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? ऑप्शन है 22, 44, 66 या फिर 88। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44 देश ऐसे हैं जो भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं, जिनको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत के आर्थिक बजट का पहला स्वरूप किसने प्रस्तुत किया था? मोरारजी देसाई, आर के शनमुखम शेट्टी, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी सी डी देशमुख। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर के शनमुखम शेट्टी ने भारत का आर्थिक बजट का पहला स्वरूप पेश किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश कौन सा है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल निर्यात में कृषि का जो योगदान है वो लगभग कितना है? ए 2%, बी 5 से 6%, ऑप्शन सी 10 से 12 या फिर 20 से 25। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 से 12%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्याल क्या है? ऑप्शन ए तराई मैदान, गंगा का डेल्टा, ऑप्शन सी दक्कन का पठार की रेगड़ या फिर डी केरल के लैगून। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्याल क्या है तो केरल के लैगून है। ठीक है, केरल तट के लैगून। नेक्स्ट है, अंगुतर निकाय नामक ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुतर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो अंगुतर निकाय जो संबंधित है वो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है, ठीक है, क्या है? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र है, ये जैन धर्म से संबंधित है, जिनमें भी उसमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए बाब अल मंदेब, हारमुज, बास्पोरस या फिर मलक्का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाब अल मंदेब, हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 विदेशी यात्री तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये दे दिया गया है, ये यात्री लोग हैं और ये किस देश के रहने वाले थे उनका मिलान करना है। ठीक है, तो निकोला डे कांटी ये थे इटली के। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस ये कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे। अब्दुल रज्जाक ये फारस के थे। ठीक है, और नूनिस जो थे वो पुर्तगाल के थे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम मैच करते हैं। जैसे ए का देखिए, ए का 3 दिया है, तो ए का इसमें 2 ऑप्शन में दिया है, ए का 3, बी का 2, बी का 2, ये इसमें देखिए यहाँ से मैच कर जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण के संबंध में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन जो ए है, कुस्तुनतुनिया का पतन, भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग, यूरोप में नक्षत्र, सॉरी यहाँ पे होगा यूरोप में नए क्षेत्रों की खोज। ठीक है, वहाँ पे नए क्षेत्रों की खोज की होड़। ठीक है, तो ये जो तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, ए और बी और सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, लोहा, ऑक्सीजन या फिर कैल्शियम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, और अगर पूछे वायुमंडल में कौन सा तत्व, तो हाइड्रोजन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, तत्व के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? डोबेराइनर, मेंडेलीव, रदरफोर्ड या फिर मोसले ने। तो ये नियम जो था, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, इस नियम को मेंडेलीव ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता है कि तत्वों के गुण और उनके परमाणु क्रमांक, ठीक है, वहां पे क्या होगा? अगर क्रमांक वहां पे होता है, क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, तो इस नियम का जो प्रतिपादन किया था वो किया था मोसले ने। ठीक है, परमाणु भार पूछे तो मेंडलीव ने, अगर परमाणु क्रमांक पूछे तो मोसले ने। क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट मतलब 1 जीबी कितने के बराबर होता है? 1024 MB, 1024 GB, 1024 KB या फिर एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, वहीं 1024 GB है वो 1 TB के बराबर होता है। ठीक है, 1 TB के बराबर। अगला क्वेश्चन है, सुनहरे गोल्डन चावल
हैं। क्या चीज़ है वो देखते हैं। स्टेटमेंट है, चीन की पीली नदी के तट पर उगाए गए चावल की एक किस्म लंबे समय के उपरांत पीली आभा टीट वाले चावल, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन कर जीन उपलब्ध है, या फिर ऑप्शन डी, चावल की एक जंगली किस्म जो पीले रंग के चावल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन जीन उपलब्ध होता है। ठीक है दोस्तों, सुनहरे गोल्डन चावल में किसकी प्रचुरता होती है, किस विटामिन की, ये भी पूछा जाता है। तो विटामिन ए की प्रचुरता होती है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब EIA किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1986 में, 94 में, 2006 या फिर 1974 में? तो ये जो आरंभ हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1994 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गलत मिलान का चयन करें। सूची 1 युद्ध है और संधि, मतलब युद्ध जो हुआ था वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, इनमें से देखना है। ठीक है, तो पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-शापिल की संधि से, ये सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध मद्रास की संधि से, नहीं ये गलत है। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो मद्रास की संधि से नहीं बल्कि पांडिचेरी की संधि से हुआ था। ठीक है, पांडिचेरी की संधि से हुआ था। कौन सा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, मद्रास से नहीं पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के लोग उन आभूषणों का बड़े पैमाने पर उपयोग करते थे जो धातुओं की एक विस्तृत श्रृंखला से बने होते हैं। ये सही है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2, हरियाणा के फरमाना में एक कब्रिस्तान मिला है जहां शवों को गहनों के साथ दफनाया गया था। ये भी स्टेटमेंट सही है। दोस्तों आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा है इसमें कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चिनूक कहाँ पे? ये तूफान का नाम है। ठीक है, चिनूक अमेरिका में आता है, सिरोको सिसिली में आता है। ठीक है, ब्लिजर्ड चिली ये गलत है, ये आता है रूस में। ठीक है, साइबेरिया रूस में तूफान आता है। नॉर्वेस्टर भारत और कौन से देश में आते हैं? तो बांग्लादेश में, नॉर्वेस्टर्स आता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लिजर्ड। ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ब्लिजर्ड जो है वो रूस में आता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी या फिर पांचवी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे अनुसूची में वेतन का वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एकादेशीय मतलब सिंगल रेट टैक्स का उदाहरण कौन सा है? प्रगतिशील आयकर, समानुपाती कर, GST जैसा बहुदर कम या फिर कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समानुपाती कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब CPI का उपयोग किसके मापन के लिए होता है? औद्योगिक उत्पादन, महंगाई, विदेशी व्यापार या फिर GDP? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महंगाई। CPI का जो यूज होता है वो महंगाई को मापने के लिए किया जाता है। भारत को कितने प्रादेशिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4, 6, 7 या फिर 8? तो कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? वो किया गया 6। इसका आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? दिवाला और शोधन अक्षमता, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, सी बाजार और मेला या फिर डी आर्थिक और सामाजिक योजना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सी समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो बाजार और मेला, बाजार और। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलन कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में और सूची 2। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये है 8वीं अनुसूची में। दल बदल विरोधी कानून ये किस में है? तो ये 10वीं में है। राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन है वो किस में है? 4थी में। अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियां जो है वो किस कब में है? कौन से अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में। और ये जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है वो कहाँ पे है? तो पहली अनुसूची में। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको हम मिलान कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ए मान्यता प्राप्त भाषा है, तो कौन से नंबर पे? तो ये 4 नंबर। ठीक है, तो ए का 4 होगा। अब इसमें 2 ऑप्शन सी और डी में 2 जगह 4 है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। बी यहाँ पे क्या है? बी का 2 नंबर है। अब इसमें देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे बी एक ही जगह है, इसमें नहीं है। तो ठीक है, अब हमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो टाइम हमें बचाना होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी का ये तीनों आप लोग खुद से भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? ठीक है, पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के मौसम संबंधी घटना, ये सही है क्योंकि क्षोभ मंडल जो होता है जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जैसे
बारिश होना, मौसम बदलना, ठीक है, तो ये सभी क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। समताप मंडल, ओजोन परत, ये भी सही है। ओजोन की जो लेयर होती है वो समताप मंडल में होती है, ठीक है। और दोस्तों एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एरोप्लेन होता है मतलब हवाई जहाज, जो हवाई जहाज होता है वो वायुमंडल के किस लेयर में उड़ता है, तो वो उड़ता है समताप मंडल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधित कोई भी घटनाएं नहीं होती है, जिससे कि अगर होती तो फिर जहाज को उड़ने में दिक्कत होती, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि हेलीकॉप्टर किस लेयर में उड़ता है, तो हेलीकॉप्टर उड़ता है क्षोभ मंडल में, जबकि हवाई जहाज है वो समताप मंडल में उड़ता है, ठीक है। आयन मंडल, पृथ्वी की सतह की ओर प्रवर्तित रेडियो तरंगे होती है, ये आयन मंडल में होता है, ठीक है। मध्य मंडल, ध्रुव ज्योति, नहीं ये गलत है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा सुमेलन में सही है, तो एक, एक, दो और तीन, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक, दो और तीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अल्बेडो इफेक्ट का संबंध किससे है, मृदा कटाव से, परावर्तित सौर ऊर्जा, भूजल रिचार्ज या फिर पवन चक्र से। तो ये जो संबंध है अल्बेडो इफेक्ट वो है परावर्तित सौर ऊर्जा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों का पीला पड़ना, क्लोरोसिस, किस तत्व की कमी के कारण होता है, मैग्नीशियम, लोहा, फास्फोरस या फिर कैल्शियम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्तियों का पीला पड़ना मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, अशोक कुमार, सत्यजीत रे, देविका रानी या फिर पृथ्वीराज कपूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति देविका रानी थी, ठीक है। इनको कब मिला गया था ये भी याद रखिएगा, तो 1969 में, ठीक है। दोस्तों 1969 में एक और भारत के संस्था का स्थापना किया गया था, वो कौन सी संस्था थी, वो इसरो थी। इसरो की भी स्थापना 1969 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, आदि तारा प्रकाश उत्सर्जित करता है, नहीं। आदि तारा जो होता है वो तारा का प्रारंभिक चरण होता है, मतलब तारा जिसमें जिस अवस्था से वो बनता है वो उसके प्रथम चरण को आदि तारा कहते हैं। तारा हाइड्रोजन और मीथेन से बना होता है, नहीं, मीथेन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा हीलियम। तारा जो होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, ठीक है। आकाश में कुल 89 तारामंडल है, ये ऑप्शन हमारा ये सही है, ठीक है। कृष्ण छिद्र अपने से केवल प्रकाश का पलायन होने देता है, नहीं। कृष्ण छिद्र मतलब ब्लैक होल, ब्लैक होल होता है, ठीक है। ब्लैक होल का जो डेंसिटी होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वहां से जो प्रकाश का जो पलायन होता है वो होने नहीं देता है, प्रकाश का पलायन होता ही नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, मतलब होने देता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ए, बी और डी गलत है, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। 89 तारामंडल है। अब इसमें से ये पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ा तारामंडल है वो कौन सा है, तो वो है हाइड्रा, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा जितना भी हम पॉइंट्स बता रहे हैं उसको, हाइड्रा। और सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा है क्रस्क, क्रस्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ये सही है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से काष्ठीय तनों से शुरुआत होती है, नहीं ये गलत है, क्योंकि जो प्रकाश की संश्लेषण की जो मुख्य रूप से जो होती है वो कहाँ से होती है, तो वो पत्तियों से होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से काष्ठीय तनों से शुरुआत होती है, नहीं, काष्ठीय तनों से नहीं बल्कि पत्तियों से शुरुआत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि वायु में डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है दोआब और ये नदियां हैं। दोआब किसे कहते हैं, तो दो नदियों के जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे ये क्या है, बिस्ट दोआब। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक से आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, बिस्ट दोआब। आप लोग इसमें देखिए ब है, ब शब्द है और इसमें स भी है, तो आप लोग ब से ब्यास नदी को याद रखिएगा और स से सतलज नदी को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिए ब भी है और स भी है, तो मतलब ब्यास और सतलज नदी इसका आंसर होगा। अब देखते हैं इसमें कौन सा है, तो ब्यास और सतलज नदी ये होगा। फिर उसमें अब अगले में देखते हैं बारी दोआब, इसमें ब भी है और र भी है, तो र से याद रखिएगा आपको रावी नदी, ठीक है। ब से तो ब्यास है ही, तो अब इसमें होगा ब्यास और रावी नदी, तो कौन सी है, ये देखिए आप, ब्यास और रावी नदी, ठीक है। रचना दोआब, इसमें है र से रावी नदी और च है तो चिनाब, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा चाज दोआब। चाज दोआब चिनाब नदी और ज है या झ तो झेलम नदी हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर ये होगा।
सॉरी दोस्तों, इसका जो कूट दिया गया है वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक से वो छूट गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन ए कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या है? कथन है ईंधन अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है और बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है? तो कारण है केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। दोस्तों इसमें दोनों सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है, ठीक है। दोस्तों आप लोग कोयला देखे होंगे, जब वो जलता है तो उसमें से कोई ज्वाला नहीं निकलता है, बल्कि सिर्फ उसमें से ऊष्मा ही निकलता है, ठीक है। और भी हम जैसे लकड़ी को देखते हैं तो लकड़ी को हम जलाते हैं तो उसमें से ज्वाला निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि लकड़ी को जलाते समय उसमें से वाष्प निकलता है जो गैस के फॉर्म में होता है, तो उसमें से ज्वाला निकलता है, ठीक है। गैस। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, कौटिल्य, कालिदास या फिर पतंजलि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, ठीक है। वहीं मेघासनी जी ने क्या लिखा था? तो इंडिका। इंडिका। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 14 नवंबर, 1 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनाया जाता है 8 मार्च को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कटक, कोलकाता, रायपुर या फिर जमशेदपुर। तो किनन स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पटना में किसने विद्रोह की शुरुआत की थी? पीर अली, मौलवी मेहंदी, मोहम्मद हुसैन या फिर वारिस अली। तो किसने शुरू की थी? तो पीर अली ने पटना में। पीर अली कौन थे? तो एक पुस्तक विक्रेता थे। पीर अली। छोटा नागपुर में विद्रोहियों का नेता कौन था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, जगतपाल सिंह, माधव सिंह। तो कौन थे? ये थे छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? कैंपबेल, हडसन, लीग्रैंड या फिर डगलस। तो किसके साथ किए थे? तो लीग्रैंड के साथ किए थे। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था? किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही है? पुमंग पुष्प का मादा जननांग है। ये गलत है, क्योंकि पुमंग जो है वो पुष्प का मादा जननांग नहीं बल्कि नर जननांग है, ठीक है। जायांग पुष्प का नर जननांग है, नहीं, यह जायांग जो है वो पुष्प का मादा जननांग है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा दे दिया दोनों में। पराग कोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ये सही है। पुमंग में पुकेसर नहीं पाए जाते हैं, ये बिल्कुल पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कौन सा ऑप्शन सही है वो है, ये दोनों गलत है, ये तीनों, और ये सही है, ठीक है। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यूटिकुलेरिया क्या है? तो कीटभक्षी पौधा, घटपर्णी, कटक पंक्तियां या फिर रंगीन पत्तियां। तो इसका जो आंसर है यूटिकुलेरिया कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। और भी कीटभक्षी पौधे हैं जैसे कि ड्रोसेरा, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसको भी ड्रोसेरा हो गया, यूटिकुलेरिया हो गया, ठीक है। ये कीटभक्षी पौधे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन को किया, ठीक है। और अगले वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन, बाकी के जो 50 क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।